A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed the important case studies from the different chapter and which are already asked in the last few CBSE board question papers. So from your final exam point of view, all the case studies are very important. So I requested to all the students kindly listen and watch all these videos very carefully, because जिसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा रहा हूँ या जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, उसके आंसर्स को गेस कर रहे हैं. ऑल द क्वेश्चंस आर was asked in the examination. Okay, so सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ केस स्टडी डिस्कस किया, उसी तरह से आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द टुडेज क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम in today's video, that is in question number 43, is Benny, after completing her MBA, took up a job with multinational company named Fortune. The company was paying good salary and perks to its employees. Their wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. The company also had a good work culture and behavior of superiors was very good towards their subordinates. Benny was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meal. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. Ms. Benny ने अपना MBA कंप्लीट किया और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी फोर्शियो के साथ उसने काम स्टार्ट किया. कंपनी उसे एक अच्छी सैलरी और कई तरह की अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती थी. द वेजेस वे विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और जो पेइंग कैपेसिटी थी कंपनी की वो सफिशेंट थी और इतनी थी जिससे वो अपने वर्कर्स को एक प्रॉपर वेजेस दे सके ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सुटेबल रहे. द कंपनी हैज़ ऑल्सो गुड वर्क कल्चर, यानी वहाँ उस कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था. सुपीरियर का बिहेवियर अपने सबॉर्डिनेट को लेकर अच्छा था. और बेनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश थी, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही लॉन्ग वर्किंग आवर था, जिसके कारण से डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील, जिसके कारण वो अपने घर में खाना नहीं बना पाती थी और वो अधिकतर बाहर के खानों पे डिपेंड रहती थी, जिससे उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा था. She observed that this problem was faced by many other her colleagues. उसने ऑब्जर्व किया बहुत सारे अदर कलीग्स को, नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनीज. उसने ये भी देखा कि सिर्फ वो उसके कलीग की हालत वैसी नहीं है, बल्कि बाकी कंपनीज में भी ऐसी सिचुएशन है. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक फूड. ये इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि बेसिकली नंबर ऑफ वर्किंग वोमेन ज़्यादा हो गई हैं. मीन्स ज़्यादातर वुमेंस जो हैं वो कई जगह मल्टीनेशनल में या नेशनल कंपनीज़ में काम कर रही हैं, जिसके कारण मार्केट में एक सही होम कुक्ड फूड नहीं मिल पा रहा है, हाइजेनिक, वो भी साफ़ सुथरा. सी आइडेंटिफाई दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और उसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैप आउट की एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, और उसने अपना जॉब छोड़कर सप्लाई स्टार्ट किया पैकेड होम कुक फूड टू ऑफिस गोअर्स एट अ रीजनेबल प्राइस. उसने जॉब स्टार्ट किया कि वो होम कुक फूड सप्लाई करेगी उन लोगों को जो ऑफिस डेली जाते हैं रीजनेबल प्राइस में. एट द एंड ऑफ द डे सी वॉज ऑल्सो डिस्टर्बिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई स्नैक सेंटर. इसके बाद वो रात में जो भी खाना बच जाता या जो खाना वेस्ट होने के लायक हो रहा था, उस खाने को उसने नाइट शेल्टर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. क्वेश्चन कितना प्यारा है कि एक छोटा सा एक प्रॉब्लम को उसने वेपन की तरह यूज़ किया और उस प्रॉब्लम को से उसने एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप की. यहाँ क्वेश्चन है, स्टेट द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव.
इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट के किस डायमेंशन की बात हो रही है। सेकेंड, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय फोशो। फोशो ने किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया है, और ये भी मैं कह सकता हूँ किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वॉयलेट किया है, और उसमें 2 वैल्यूज़ भी आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2015 ऑल इंडिया सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो लीगल पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इकोनॉमिक की बात भी नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकली की बात भी नहीं हो रही है, तो बचा सोशल इन्वायरमेंट। बिकॉज इस पैराग्राफ में पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। सो सोशल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, ईटीसी। सेकेंड है कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो अप हुआ है। यहाँ अगर आप सोशल इन्वायरमेंट्स को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप लाइन से हाईलाइट कर सकते हैं, दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम कुक। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो हो रहा है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इट इज स्टेट दैट द ओवरऑल पे एंड compensation should be fair to both employees on the organization, and the company was good, paying good salary perks to employees. The wages were within the paying capacity, standard and living. और इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ, वो है वर्क स्टडी, जिसमें हम लोग आपको पता है फैटिग्यू स्टडी को भी एनालाइज करना चाहिए। और कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर कम्युनिकेट हो रही, गुड वर्क कल्चर, गुड बिहेवियर इन ह्यूमन इंट्रैक्शन, एंड गोइंग कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेज दैट an environment conscious multinational company AXN Limited follows certain well-defined business principles that result to minimize the employee turnover. Following are the sum of the important environmental factor followed by AXN Limited. First, honor the law of every country in which it operates. Respect the culture and custom of all nations. Provide clean and safe product to enhance the quality of life throughout the world. And number 4, develop a culture in the company that enhance individual creativity and teamwork while honoring mutual trust and respect between management and labor. कह रहा है एक कंपनी है AXN, मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत ही इन्वायरमेंट कॉन्शियस है। उसने अपने बिजनेस के कई सारे प्रिंसिपल डेवलप किए ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाए, और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर उसने कुछ फॉलो किए। जैसे पहला, उसने कंट्री के लॉ को फॉलो करने की बात की, नेशन के कल्चर एंड कस्टम्स को रिस्पेक्ट की देने की बात की, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट जो क्लीन हो, सेफ हो, उसको को प्रोड्यूस करने की बात की, और एक ऐसे कल्चर, कंपनी में एक ऐसे कल्चर को डेवलप करने की बात की जिससे इंडिविजुअल क्रिएटिविटी बढ़े, टीम वर्क बढ़े, जिससे लोगों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का जो फीलिंग है वो डेवलप हो। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी वन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको कोई एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कोई एक बिजनेस इन्वायरमेंट बताना है, तो वो तो सिंपल सा है। इस पूरे केस स्टडी में अगर हम बात करें तो पहला तो सबसे सिंपल सा है कि हम कस्टम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सोशल इन्वायरमेंट तो है ही। यहाँ हम लॉ को ऑनर करने की बात कर रहे हैं, तो लॉ लीगल इन्वायरमेंट भी यहाँ पर आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आ रहा है जिसमें हम इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को कहते हैं, इनिशिएटिव, टीम वर्क की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्प्रेड द क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्प्रेड द क्रॉप्स एंड इनिशिएटिव। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में एग्जामिनेशन में। और बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन कौन सा है, कोई एक, लीगल एंड सोशल। कौन कौन सी वैल्यूज़ कवर्ड हुई हैं, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, क्लीननेस एंड हाइजीनिक, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सेकुलरिज्म। सो यू कैन सी दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन कौन सा डायमेंशन बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्प्रेड द क्रॉप्स एंड इनिशिएटिव। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी सीबीएसई के दिल्ली में कंपार्टमेंट 2015 में पूछा जा चुका है। द क्वेश्चन इज,
iPhone India Limited is a manufacturer of advanced category of mobile phone. The company trained its engineer from Japan. Its market its mobile phone domestically as well as internationally. The company had a substantial market share and had a loyal customer following because of the quality of its iPhone. From the last financial year, the company had been unable to achieve its target because of competition in the market. The company is planning to revamp its controlling system. iPhone India Limited ने एडवांस कैटेगरी का मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया. कंपनी ने अपने इंजीनियर को जापान से ट्रेन कराया और उसने मोबाइल फ़ोन को डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट किया. कंपनी का सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है और उसके पास लॉयल कस्टमर हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि कंपनी के जो मोबाइल फ़ोन्स थे उसके अलावा भी कई सारे और भी मोबाइल फ़ोन है जिससे कंपटीशन बढ़ गया. कंपनी इज प्लानिंग टू रिवैम्प इस कंट्रोलिंग सिस्टम. उसने अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को फिर से रिनोवेट करने की कोशिश की, फिर से रिवैम्प करने की कोशिश की. पहला इसमें बोला आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द वेब पैरा. तो वो क्लियरली है कि इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को जापान से ट्रेन कराया एंड ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. और लास्ट में इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने की प्लानिंग हो रही है. तो यहाँ कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये बात हो रही है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड था, हमने कितना अचीव किया, तभी तो पता चला कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैपेबल नहीं है. तो इसमें स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है. और इसमें लिखा है स्टेट द स्टेप्स ऑफ रिवैम्प कंट्रोलिंग सिस्टम टू बी फॉलोड बाय द कंपनी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए उसे कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे. तो आपको पता है कभी भी कोई भी पता है आपको कोई भी टारगेट अगर हमारा अचीव नहीं होता तो वो डेविएशन आता है. और उस डेविएशन को एनालाइज करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं. दो टेक्निक से हम उस डेविएशन को एनालाइज करते हैं. दैट इज़ एन डेविएशन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. और उसके बाद आफ्टर एनालाइजिंग द डेविएशन वी टेक द करेक्टिव एक्शन विच इज़ कॉल्ड टेकिंग करेक्टिव एक्शन. तो दो स्टेप आपको लेने पड़ेंगे. आपने देखिए इसमें टारगेट शुरू कर लिया होगा, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया होगा, तब जाकर आपको पता चला होगा कंपनी इज़ अनेबल टू अचीव इट्स टारगेट. इसका मतलब डेविएशन है. डेविएशन के बाद हम उसको एनालाइजिंग डेविएशन करते हैं, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा. उसके बाद लिखा है कौन सा वैल्यूज़ है. तो सर्विंग द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन इज Mohit Gupta is working with Yellow Security Limited. He is also recruiting security guard for the company. The company provides security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. The guard are recruited on a temporary basis. The guard provided by this company are known for their honesty and punctuality. Mohit Gupta is well known in his village for providing employment to unskilled people. मोहित गुप्ता एक येलो सिक्योरिटी सर्विस में काम करते हैं. उन्हें सिक्योरिटी गार्ड में रिक्रूट करने के लिए रिक्रूट करते हैं. कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी सर्विस इन दिल्ली एंड नोएडा एट शॉर्ट नोटिस टू वेरियस कंपनी, उसकी कंपनी को. और भी लिखा है कि वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो टेम्प्रोरी बेसिस पे रिक्रूट होते हैं. द गार्ड प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर हॉनेस्टी. और इस कंपनी के थ्रू जो भी गार्ड दिए जाते हैं वो अपने हॉनेस्टी और पंचुअलिटी के लिए जानते हैं. मोहित गुप्ता इज़ वेल नोन इज इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. मोहित गुप्ता बहुत ही जानते हैं अपने विलेज में और वो ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपने अनस्किल्ड पीपल को. सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय द येलो सिक्योरिटी लिमिटेड. द राइट आंसर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं. ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में CBSE में 2015 में आ चुका है कि इसमें हम किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात है, एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं. और इसमें क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि हम आपको इतने
सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करेंगे एज ए कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट वन डिसएडवांटेज ऑफ द सोर्स ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। एडवांटेज क्या है इसमें? लीड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको हम चांस ना देकर बाहर से किसी लोगों को हम क्या कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, और उनके मन में प्रमोशन जो रुक गया है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड विच इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर द मैस्लो नीड हायरार्की। यू नो वेरी वेल, जो सिक्योरिटी गार्ड पे लोग काम कर रहे हैं उनकी नीड किस लेवल पे होगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड, स्टीम नीड, ठीक है, ये सब स्टेप्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तो ये जो हैं किस लेवल पे काम करते हैं? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पे वर्क करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. A company was manufacture LED bulb which were in great demand. It was found that the target of producing 300 bulb a day was not met by the employees. On analysis, it was found that the workers were not at fault. Due to the electricity failure and shortage of workers, the company was not able to achieve the set target and alternative arrangements were needed. To meet the increased demand, the company assessed that approximately 88 additional workers were required, out of which 8 would work as head of different department and 10 would work as subordinate under each head. The required qualification and job specification were also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, persons from backward and rural areas and persons with the special abilities to assume responsible position in the organization. All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of work. सिंपल इस क्वेश्चन में है कि कंपनी जो है वो LED बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है विच वेयर इन अ ग्रेट डिमांड, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. इट वॉज फाउंड, और ये भी देखा गया है, ये फाउंड किया गया है कि 300 बल्ब अ डे वॉज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉयज़. यानी जो टारगेट प्रोड्यूस रखा गया है कि 300 बल्ब डेली हमें प्रोड्यूस करना है एक एम्प्लॉय के थ्रू, वो भी डे टू डे अचीव नहीं हो पा रहा है. जब इसको एनालाइज किया गया तो फाइंड आउट किया गया कि ये वर्कर्स की फॉल्ट नहीं है. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और शॉर्टेज ऑफ वर्कर के कारण कंपनी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है. सो इंक्रीज डिमांड को देखते हुए कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 88 एडिशनल वर्कर को क्या किया गया कि रिक्वायर्ड थी, जिसमें से 8 जो थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एंड 10 वुड एज एन सबऑर्डिनेट अंडर ईच हेड. इट मीन्स 8 हेड अपॉइंट किए गए. हर डिपार्टमेंट जो 8 डिपार्टमेंट है उसमें सब 10 सबऑर्डिनेट डेवलप किए गए. तो टोटल 8 डिपार्टमेंट फॉर 10 वर्कर्स इज 80 वर्कर्स एंड 8 इज अ हेड, तो 88 टोटल हुए. द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जॉब इज ऑल्सो इनलिस्टेड. और ये भी डिसाइड किया गया कि नेसेसरी रिलैक्सेशन दिया जाएगा वोमेन को, जो पर्सन बैकवर्ड या रूरल एरिया से आए हैं, जो पर्सन स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, तो उस तरह की कुछ रिलैक्सेशन दिया गया. और सारे एफर्ट्स वे मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट विद द नेचर ऑफ वर्क. सिंपल सा एक केस स्टडी है, इसमें सिंपल सा कहा गया है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कसेबल. इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहला फंक्शन जो है वो है कंट्रोलिंग. उसे क्या किया गया है, फाइंड आउट किया गया. सो फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन में स्टाफिंग की भी बात की गई है, क्योंकि अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो यू कैन सी दैट हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं. यानी टारगेट क्या था 300 बल्ब, लेकिन एक्चुअली देखा गया तो 300 बल्ब डेली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. फिर एनालाइज डेविएशन को एनालाइज किया गया कि रीज़न क्या है. फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए गए. यानी इसमें लिखा है स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस इन द वर्क पैरा. यानी आप डायरेक्ट अगर कंट्रोलिंग से कोई फंक्शन है इसमें पाया गया तो कौन सा फंक्शन है, और स्टाफिंग का है तो कौन सा फंक्शन है. तो सिंपल सा यू कैन सी दैट अगर स्टाफिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला फंक्शन जो पूरे केस स्टडी में परफॉर्म किया गया वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, विच इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड एंड ऑफ व्हाट टाइप. ये लाइन है इसकी,
To meet the increased demand, the company assessed that subordinate under each head. Second, recruitment, which involves searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. तो ये दूसरा स्टेप है रिक्रूटमेंट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को क्या किया गया, स्टिमुलेट किया गया, इंड्यूस किया गया कि वो जॉब को अप्लाई करें. अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग के भी कुछ स्टेप्स इसमें फाइंड आउट किए गए, जिसमें पहला था कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस with a standard which would reveal the deviation between the actual and desired. So you can see that it was found that the target of producing 300 bulb a day was not met by the employees. Analyzing deviation की बात करें तो you can see that इस पूरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि रीज़न क्या है. It was found that the worker were not at fault, alternative arrangements were needed. So अगर हम पूरा केस स्टडी देखते हैं तो उसमें दो बेसिकली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ किया गया है, वो है कंट्रोलिंग और स्टाफिंग. स्टाफिंग में हम मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं. कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं विद द प्लांट परफॉर्मेंस और डेविएशन को एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम रीजंस फाइंड आउट कर सकें कि आखिर हमारा डेविएशन क्यों आ रहा है. तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन क्वेश्चन नंबर. The next question is, and all the question you can see that all the question asked in the CBSE All India examination. The question is, which principle is being overlooked by Mohan, a manager, in the following cases. यानी इन सारे केसेस में आपको ये बताना है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो फ्यूल का हो चाहे वो FW टेलर का हो, वो ओवरलुक्ड हुआ है, मीन्स वायलेट हुआ है. फर्स्ट, he accept his subordinate to adopt to new environments and working condition without giving them time to settle down. यानी कि वो एक्सेप्ट करता है मोहन कि उसके सबॉर्डिनेट न्यू इन्वायरमेंट और वर्किंग कंडीशन में अडॉप्ट हो जाएं, चेंज हो जाएं बिना किसी तरह का कोई टाइम लिए हुए. तो यू नो वेरी वेल इट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. यू नो वेरी वेल according to the principle of stability of tenure या stability of personnel, every subordinate having a sufficient time to adopt, to adjust in the new type of environment and the working condition. इसीलिए उनका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए. सेकेंड, ही एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके सबॉर्डिनेट अच्छे से काम करें और प्लेजर से काम करें, खुशी के साथ काम करें. तो यू नो वेरी वेल इट इज़ ऑल अबाउट द मनी. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट तभी अच्छे से और मन लगाकर काम कर सकते हैं जब उनको मॉनेटरी बेनिफिट प्रॉपरली हो. थर्ड, ही डज नॉट distribute the work among his subordinate either according to the capability or proportionately. You know very well, इसमें ये कह रहा है कि जो मोहन मैनेजर है उसने अपने सबॉर्डिनेट को जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया है ना तो वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया है ना ही प्रोपोर्शनेटली यानी कि प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग किया है. सो इट इज़ वेरी important according to the principle of division of work, there should be a adequate and reasonable distribution of the work among the subordinates. Basically, such kind of the division of work must be depend upon the capability and proportion of the employees. यानी employees कितने हैं, उनकी क्या capability है, उसके according work को डिपेंड करना चाहिए. Number 4, he is very lax मतलब careless with his fellow employees and subordinates. He does not give them parameter or rules for reporting to work and completion of assignment. यानी मोहन बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है with his fellow employees and subordinate and he does not give them parameter, और वो किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं देता या रूल्स नहीं देता कि वो कब काम के लिए रिपोर्ट करें और कब काम को कंप्लीट करके मुझे दें. इस तरह का जब केयरलेसनेस मैनेजर दिखाता है, इसका मतलब वो एक तरह का इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहा है.
So according to the principle of discipline, there should be a proper rules and regulation, and रूल्स एंड रेगुलेशन होना ही बड़ी बात नहीं है. इट इज़ important responsibility of all the employees to follow such kind of the rules and regulation. Number 5, he often speak to people at all level, passing on instruction regarding his department and also our department. उसने ये भी किया है कई people को, सारे levels को, कि वो information पास करें his department and also other department. यानी यहाँ पर किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? वो अक्सर सारे लेवल्स पे बात करता है, इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है अपने डिपार्टमेंट और ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट. इट इज़ बेस्ड ऑन द स्केलर चेन. यू नो वेरी वेल देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द कम्युनिकेशन रिसिपेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर. यानी जब एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करता है तो उसका एक प्रॉपर चैन होता है. जैसे परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये प्रॉपर एक चेन चलता रहता है. ओके, तो नंबर 6 पॉइंट इज ही एक्सपेक्ट हैज़ अ सिस्टम ऑफ कीपिंग हिज इक्विपमेंट नॉर पीपल एट अ प्रेस्क्राइब प्लेस. यानी कि जो मैनेजर है सोहन, वो ना ही कोई सिस्टम फॉलो करता है किसी इक्विपमेंट को रखने के लिए, ना ही पीपल्स को एक जगह रहने के लिए एक प्रेस्क्राइब प्लेस सजेस्ट किया गया है. सो मोहन यहाँ पे किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट कर रहा है? बिकॉज यू नो वेरी वेल, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विपमेंट को प्रॉपरली रखने के लिए, कीप करने के लिए प्रॉपर सिस्टम ना हो, या पीपल के लिए एक प्रेस्क्राइब प्लेस ना हो ताकि उनको फाइंड आउट करने में, ताकि उनको किसी भी तरह का अगर उनको सर्च करना हो या उनसे कांटेक्ट करना हो तो हम इजली कर सकें, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एक तरह से वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को वायलेट किया जाता है. एंड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यू नो वेरी वेल, एवरी मशीनरी शुड केप्ट एट द स्पेसिफाइड प्लेस एज वेल एज ह्यूमन ऑल्सो. बेसिकली 3 रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो इन तीनों रिसोर्सेज को प्रॉपर एक जगह रहना सही होता है. अगर ह्यूमन रिसोर्स हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर केबिन हो, उनके लिए रूम्स हों, और ताकि हम उस रूम में उनको एक प्लेस अलॉट किया गया है ताकि अगर उस पर्सन को, अगर हमें फाइंड आउट करना है, उस पर्सन से कांटेक्ट करना है तो हम इजीली कर सकें. उस वजह से अगर जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जो मशीनरीज हैं, लूज टूल्स हैं, उनको भी रखने का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए. एज वेल एज if you are talking about the फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मीट मनी को तो रखने का एक प्रॉपर सोर्स होता है क्योंकि उनके खोने का डर रहता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स को भी एक तरह का प्रीशियस एसेट्स मानना चाहिए, प्रीशियस कमोडिटी मानना चाहिए, और उनको भी रिजर्व रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए. नंबर 7 इज he expect his colleague to get work out of subordinate without giving them any power. यानी वो अपने कलीग्स से एक्सेप्ट करता है कि टू गेट आउट वर्क ऑफ द सबॉर्डिनेट विदाउट गिविंग देम एनी पावर. यानी वो अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना चाहता है और उनको बिना कोई पावर दिए. एंड यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द वेरी फेमस प्रिंसिपल दैट इज एन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको उससे रिलेटेड पावर यानी अथॉरिटी देनी ज़रूरी होती है. नंबर 8, ही एक्सपेक्ट हिज कलीग टू वर्क आउट ऑफ सबॉर्डिनेट एंड हैड्स अ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ईच पर्सन. वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके कलीग जो हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स जो हैं उसके, उनके साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं एक दूसरे से. तो ये तो सिंपल सी बात हो गई. इट इज़ example of the principle of equity. According to the principle of equity, there should be no discrimination between the employer-employee, group of the employees, group of the employers on the basis of the caste, creed, color, sex, religion, etc. So it is a responsibility of every organization to maintain the proper code of conduct, rules and regulation based on the principle of equity.
आज के इस वीडियोस में हम लोगों ने यू कैन सी दैट हम लोगों ने कई तरह के टाइप ऑफ केस स्टडी डिस्कस की। उसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने कई तरह के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट डिस्कस किए। एंड आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द प्रिंसिपल्स, ऑल द केस स्टडीज़ वेरी इजली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और केस स्टडीज़ और सारे प्रिंसिपल्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।